अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 4 जहाँ से हमने छोड़ा था। स्टूडेंट्स आ जाएं, हमारी मीटिंग ज्वाइन कर लें। उसके बाद ये मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई होप के तमाम स्टूडेंट्स आ गए हैं और आते रहेंगे वक्त के साथ साथ। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से, जहाँ से हमने छोड़ा था। चैप्टर 4 हम देख रहे थे मिड से पहले, और उसमें प्राइसिंग मेथड्स में अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली वैल्यू और रैशनल। हम देखते हैं कि वैल्यू होती क्या है प्राइसिंग में। प्राइसिंग को हम डिस्कस कर रहे थे जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था, तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन वही बात कि प्राइसिंग मेथड्स में क्या है कि प्राइस शुड नॉट बी बेस्ड सिंपली ऑन द कॉस्ट प्लस मॉडस्ट प्रॉफिट, इंस्टेड प्राइस शुड बी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए, ये चीज़ आपने देखी होगी कि जो प्राइस है वो उसका हर किसी मतलब नहीं है कि अगर मेरी प्रोडक्ट को बनाने में मिसाल के तौर पे 100 रुपीज़ कॉस्ट आती है, तो मैं जो उसकी प्राइस है वो 110 या इस तरह से आगे पीछे करके कुछ सेट कर दूँ। ये तो बड़ी जेनेरिक सी बात हो जाएगी और बड़ी आम सी बात हो जाएगी कि आपने जितनी मतलब कॉस्ट आई है उस बेस पे आपने प्राइसिंग सेट करनी। जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, वो ऐसे ना तो बनते हैं ना वो अपना पैसा कमाते हैं। ज़ाहिर बात है, जो ब्रांड बनते हैं और उसके बाद देन आफ्टर के जो वो पैसा कमाते हैं, वो सिर्फ ऐसा इस बेस पे नहीं होता कि इसको बनाने में मुझे इतनी कॉस्ट आई है और इससे थोड़ा-सा ऊपर नीचे करके मैं उससे वसूल कर लूँ, तो वो तो एक छोटी-मोटी दुकानों पे होता है। लेकिन जो ब्रांड्स की बात होती है, तो ब्रांड्स रादर देन प्राइसिंग वो वैल्यू को क्रिएट करते हैं और फिर वही वैल्यू उनको प्रॉफिट में लेके जाती है। वही वैल्यू जो है उनकी कीमत बढ़ाती है और वही वैल्यू जो है वो इवेंचुअली प्राइसिंग या प्राइस सेट करने का बाइस बनती है रादर देन प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट। मिसाल के तौर पे आपने काफ़ी सारी चीज़ों में देखा होगा कि ये केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स है, या काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ठीक है, आजकल रमज़ान चल रहे हैं तो लाइक रूह अफ़ज़ा, ये सारी जो मशरूबात हैं, ठीक है, और कोई भी आप ब्रांड आप ले सकते हैं। ठीक है, आप देखें कि हो सकता है कि उसको बनाने में इतनी कॉस्ट ना आई हो, लेकिन वो सिर्फ अपने ब्रांड के या अपने नाम के पैसे ले रहा है। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वैल्यू। देखें, सामने लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखी हुई है स्लाइड पे आपके सामने, कि ये सिंपली जो है एक मॉडेस्ट प्रॉफिट या कॉस्ट उस तरह के एनालिसिस पे बेस नहीं है। वो तो ये काम तो वो लोग करते हैं जो छोटी-मोटी दुकानदारी होती है, दुकानें होती हैं। लेकिन जो बड़े ब्रांड्स की बात मैं अगर करूँ, जैसे हर्ष पफीज़ है, बाटा है, या अगर आप फास्ट फूड इंडस्ट्री में जाएँगे, केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स है, ऑटोमोबाइल में जाएँगे, टोयोटा है, या बड़ी जो कंपनीज़ हैं, वो अपनी वैल्यू जो वो मार्केट में क्रिएट कर चुकी हैं, उस बेस पे वो प्राइस लेती हैं कस्टमर से।
ठीक है, तो ब्रांड हमेशा बेटा अपनी वैल्यू बनाता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, रैशनल, व्हाई प्राइसेस डिफर फ्रॉम दोज फ्रॉम द कंपैरेटिव, फॉर इंस्टेंस डज द न्यू बिजनेस परफॉर्म और फंक्शन फास्टर मोर एफिशिएंटली। अगेन वही बात कि आपने देखा होगा कि प्राइसेस जो है वो डिफर करती हैं फ्रॉम यू नो वन competitor टू अदर competitor, ठीक है। तो अगेन वही बात कि प्राइसेस जो है वो क्यों डिफर कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। न्यू बिजनेसेस जो है वो परफॉर्म होते हैं और फंक्शन फास्टर होता है, ठीक है। तो अगेन वही बात, प्राइसेस डिफर करती हैं और ब्रांड से भी डिफर करते हैं एक दूसरे से उस बेस पे, ठीक है जी। आगे की तरफ चलते हैं, हाउ टू पोजीशन द प्रोडक्ट और सर्विस। अगेन वही बात कि यहाँ पे पोजीशनिंग की बात की जा रही है, ऑल्दो कि ये पोजीशनिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है या टॉपिक है कि किसी भी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग किस तरीके से कस्टमर या कंज्यूमर के माइंड में की जाए। एक ये एक समंदर है, एक बहुत बड़ा जो ये चैप्टर भी और कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन जस्ट टू गेट यू फैमिलियर अबाउट इट, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पोजीशनिंग है क्या। देखो, पोजीशनिंग जैसे नाम से ज़ाहिर है पोजीशन करना है, यानी कि एक जगह रखना। मिसाल के तौर पे आपका एक जहन है, एक दिमाग है, जैसे क्लास में 30 बच्चे हैं मिसाल के तौर पे। अब हर स्टूडेंट की टीचर के जहन में एक अलग पोजीशनिंग है, यार ये स्टूडेंट का कैलिपर ही कुछ और है, ये ए ग्रेड वाला स्टूडेंट है या ए प्लस वाला स्टूडेंट है, ठीक है। कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसका कैलिपर कुछ और है, वो कोई दूसरे उसका लाइक है, मतलब स्टूडेंट है, ठीक है। कोई तीसरा स्टूडेंट है, वो बहुत ही डल है या वो लेट आता है। ये क्या हुआ कि स्टूडेंट ने अपनी हरकतों से खुद टीचर की नज़र में अपनी एक पोजीशनिंग बना ली है। आसान लफ्जों में बोलो तो औकात बना ली है। जो अच्छा पढ़ता है, ए ग्रेड लाता है, उसने अपनी बना ली है। जो डल है, जो फेल है, उसने अपनी बना ली है। सही हो गया। यानी कि हर किसी ने, हर स्टूडेंट ने उसने अपनी हरकतों से ये कह लो कि एक पोजीशनिंग बना ली है, ठीक है, उस हवाले से टीचर की नज़र में। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा प्रोडक्ट की मिसाल है कि मिसाल के तौर पे कोई बेवरेज इंडस्ट्री, ऐसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ पेप्सी और कोका कोला की। पेप्सी की पोजीशनिंग है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कस्टमर के माइंड में, यानी कि क्या क्या है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड पोजीशनिंग बनाई है, सही है। लाइक ज़्यादातर वो क्रिकेट से एसोसिएट करती है, सही है। जबकि कोका कोला ने फन, जॉय, हैप्पीनेस, क्रिसमस पार्टीज वगैरह वगैरह इस हिसाब से कस्टमर के माइंड में अपनी पोजीशनिंग बनाई है। अब पेप्सी को देख के कस्टमर समझ जाता है कि जहाँ क्रिकेट की बात आई वहाँ पेप्सी है। क्यों? क्योंकि पेप्सी ने एसोसिएट कर लिया खुद को स्पोर्ट्स के साथ। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एक ही जो सबसे ज़्यादा खेला जाता है, आपको भी पता है, वो है क्रिकेट। कोका कोला ने वर्ल्ड वाइड अपने आप को एसोसिएट कर लिया फन, जॉय, हैप्पीनेस वगैरह के साथ। और एक किसी इथनिसिटी के लोगों को नहीं, डिफरेंट बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, इथनिक बैकग्राउंड के लोगों को साथ लेके चला कोका कोला और उसने एसोसिएट किया। तो आपके सामने दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स ने अपनी अपनी पोजीशन बना ली। जैसे मैंने मिसाल दी कि एक ही क्लास में अगर 30 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें हर बच्चा टीचर के माइंड में अपनी एक पार्टिकुलर पोजीशन बना देता है अपनी हरकतों की या अच्छा या ख़राब पढ़ने की वजह से, बस। तो कहने का मकसद ये है कि ये कि आप अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर या कंज्यूमर के माइंड में कहाँ सेट कर रहे हो, दिस इज द पोजीशन। अब पढ़ें ये स्लाइड जो लिखी हुई है मेरे समझाने के बाद, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि वन वे टू चार्ज अ हाई प्राइस व्हेन द कंपटीशन एंड सब्स्टिट्यूशन आर मिनिमल। अगर आपने कस्टमर के माइंड में उसकी पोजीशनिंग अच्छी बना ली है तो कस्टमर भी आपको ज़्यादा पैसे देने पे सेटिस्फाई रहेगा। नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम अक्सर जाते हैं, हम एक चीज़ कम कीमत में भी मिल रही होती है, हम उसको ख़रीद भी लेते हैं बार्गेनिंग करके, जैसा भी है, या किसी के कहने पे या कन्विंस होके, लेकिन हमारा दिल मुतमईन नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता, हालांकि हमने पैसे भी कम दिए होते हैं। दूसरी तरफ हम ज़्यादा पैसे दे के कोई दूसरी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, हम ज़्यादा पैसे दे के कोई दूसरा मतलब ब्रांड ख़रीदते हैं, लेकिन वहाँ हम मुतमईन भी होते हैं और हम सेटिस्फाई भी होते हैं कि यार हमने पैसे ज़्यादा दिए लेकिन ये वसूल हो गए। मिसाल के तौर पे कि आप किसी ज़्यादा अपना अपना पैसे दे के कोई आपने प्रोडक्ट ख़रीदी, लेकिन वहाँ आप मुतमईन है, दूसरी तरफ आपने कम पैसे दिया, आपका जहन और दिल मुतमईन नहीं। ये क्या है? ये वो है कि वो जो प्रोडक्ट है अपना इमेज आपके माइंड में क्लियर नहीं कर सकी, सही है, या आपका जो अपना जो पोजीशनिंग है यूँ समझ लें वो सही से नहीं बता सकी। तो ये अक्सर हमें होता है, जिसे कहते हैं कि अंदर एक बेचैनी सी रहती है कि एक जगह हम ज़्यादा पैसे दे के खुश हैं, दूसरी जगह पे कम पैसे दे के भी खुश नहीं है। तो होना ये चाहिए कि जो कम पैसे जहाँ दिए हैं
वहाँ पे हमें खुश होना चाहिए, और जहाँ ज़्यादा पैसे दिए वहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ब्रांड टू ब्रांड आप देखें वेरी करता है। तो ये जितने ब्रांड है बेटा आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, मोटोरोला, वेराइजन, सेल्वर और डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी पोजिशनिंग बनाई हुई है, मार्केट शेयर बनाया हुआ है। अब ये समझाने के बाद अगर आप ये स्लाइड पढ़ेंगे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि वन वे टू चार्ज अ हाई प्राइस, ये तो खैर हो गया था। अनदर वे इज टू मैच कॉम्पिटिशन बाय प्राइसिंग स्लाइटली हायर अंडर द कॉम्पिटिटर्स रेट। अगेन वही बात कि कंपटीशन को अगर मैच करना है तो अपनी प्राइसिंग को थोड़ा सा हायर रखना होगा कंपटीटर के रेट से, ठीक है। थर्ड इज टू सब्सटेंशियली अंडर प्राइस द मार्केट सो टू एक्सक्लूड कॉम्पिटिटर्स ऑल टुगेदर। एक ये भी स्ट्रेटेजी होती है कि आपने थोड़ा सा जो है ना वो अंडर प्राइस कर दिया है, ठीक है, मार्केट को, ताकि आप कंपटीशन को एक्सक्लूड कर सकें। यानी कि हल्का सा आपने कम कीमत पे आप बेच रहे हो ताकि आपकी प्रोडक्ट भी बिके और कंपटीशन भी क्या हो जाए, उससे हो जाए, आप जीत जाओ। देखिए ये मार्केट रिसर्च की गई है, डिफरेंट ये आपके हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, ये मिसालें दी गई हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये एक एग्जांपल है, स्मोक स्क्रीन टेस्ट है, ये आप घर से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो डिफरेंट मिसालें दी हैं वो अपनी जगह पे, और ये बुक की एग्जांपल्स कुछ अपनी जगह पे, ठीक है। इसी तरीके से बिल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्ड डमी व्हीकल्स टू ड्रॉ ट्रैफिक, ये केस स्टडी है, ठीक है। ये वेबसाइट है breathsimple.com, आप इस वेबसाइट पे जाके इस केस स्टडी को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये कुछ सर्वे किया गया है, ठीक है। ट्रैक वेबसाइट ट्रैफिक यूजिंग गूगल एनालिसिस, कि आप ये देखें कि वेबसाइट ट्रैफिक के कितने विजिट्स हो रहे हैं, गूगल एनालिसिस से आप बता सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स इतने ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, सही है, इतनी वेबसाइट आपकी देखी जा रही है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें मार्केटिंग पर्पज़ के लिए काम आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट ये सर्वेज हैं, ये आप लोगों ने भी किए होंगे सर्वेज, ठीक है। ट्रैक सर्वे रिजल्ट्स यूजिंग ऑटोमेटिक टूल एनालिसिस, रिजल्ट फ्रॉम स्मोक स्क्रीन, ये रिजल्ट्स आ गए कि देखिए ना, मार्केट रिसर्च के ऊपर कॉस्ट होती है। मार्केट रिसर्च क्या होती है कि आपने मार्केट में रिसर्च करना है कि यार किस चीज़ की ज़रूरत है, डिमांड सप्लाई है, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं कि मार्केट रिसर्च में आ जाते हैं। इसकी कॉस्ट मिसाल के तौर पर ये मुकर्रर हुई, फिर कितना ड्यूरेशन हुआ, फिर विजिटर्स क्या थे, कौन से आपने सर्वे फॉर्म्स किए, उसमें क्वेश्चन किस किस्म के थे, कस्टमर क्या क्या था, बायर सेलर वगैरह क्या था, वगैरह वगैरह डिफरेंट ये देखें पैरामीटर्स हैं जो मद्देनज़र रखे जाते हैं। एक और एग्जांपल इन्होंने दी है प्राइमरी मार्केट रिसर्च, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हाउ विल कस्टमर्स व्यू इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कि कैसे कस्टमर इम्प्रूवमेंट व्यू करेगा, ये केस स्टडी है छोटी सी, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये इससे अगर आप देखना चाहें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एज एन एग्जांपल इस स्लाइड में मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से देखें एनालिसिस होती है, ये टिपिकल रिजल्ट चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ सारे होते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ स्टैंड कर रही है, सारा ग्राफिकल फॉर्म में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो एग्जांपल्स आपको मैं देता रहा हूँ वो प्लस के कुछ बुक के एग्जांपल्स हैं, तो ये आप घर से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और राइट नाउ हम अब चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 हमारा यहीं तक था। अब हम यहाँ पे चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि चैप्टर 5 जैसे कि है कि प्रिपेयरिंग द विनिंग बिजनेस प्लान, कि हमने इसके अंदर जो है वो बिजनेस प्लान कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे हमने राइट करना है, ठीक है। तो चैप्टर 5 यहाँ पे जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जो जो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे ऑफलाइन मौजूद है। और व्हाट चैप्टर 5 इज़ ऑल अबाउट, कि हमने बिजनेस प्लान कैसे बनाना है। और इसमें सबसे पहले आप देखें एग्जेक्टिव समरी है, कि एग्जेक्टिव समरी नाउ पर्पस ऑफ अ बिजनेस प्लान क्या है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, फिजिबिलिटी बनाना। अगेन वही बात, बिजनेस प्लान हम बना भी चुके हैं क्लास में, इस पे हमारी बात भी हो चुकी है और हमने काफ़ी टाइम भी लगाया है, इनफैक्ट असाइनमेंट की भी हमने इसके ऊपर किया है।
तो अगेन वही बात कि बिजनेस प्लान का पर्पस क्या है कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, फिजिबिलिटी बिजनेस कॉन्सेप्ट की बनाना, ऑपरेटिंग गाइड वो तो हमने बिजनेस यानी मॉडल कि बनाया था ना। ऑपरेटिंग गाइड जो है वो सारी की सारी जो है वो हमने इसके ऊपर लेके चलनी है, ठीक है। और अट्रैक्ट पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स, अगेन वही बात के बिजनेस पार्टनर्स को अट्रैक्ट करना और की एम्प्लॉयज़, और ये सारा जो हमने बनाया था क्लास में। देखिए ये आउटलाइन है कि बिजनेस प्लान आपने को अब बनाने की जो है वो क्या मॉडल बनाया था आउटलाइन है, ठीक है। सर, आप जो असाइनमेंट की बात। ठीक है जी। तो बिजनेस प्लान डेवलपमेंट गाइड क्या है? सबसे पहले जो है वो एग्जेक्टिव समरी है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम आगे की तरफ सबसे पहले चलते हैं कि हमने इसमें जो है वो करना क्या है। हाँ, जो सबसे पहला काम है वो है एग्जेक्टिव समरी। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जेक्टिव समरी, ये चीज़ हमने बिजनेस प्लान में नहीं देखी थी, क्योंकि वो जो बिजनेस प्लान हमने वहाँ बनाया था वो एक तरीके से कैनवास था, उसी को ठीक है आपने असाइनमेंट में डिस्क्राइब कर दिया या उसमें उसी कैनवास के अंदर या उसी टेम्पलेट के अंदर लिख दिया, एक ही बात है। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन बता दी, उसमें हमने एग्जेक्टिव समरी नहीं देखी थी, ठीक है। नाउ starting from the executive summary, my first question would be that what is the difference between the summary and the executive summary? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, वो ये कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि एग्जेक्टिव समरी और समरी शायद एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस, इन फैक्ट द की डिफरेंस बिटवीन द समरी एंड एग्जेक्टिव समरी, ठीक है। अब एग्जेक्टिव समरी में होता क्या है, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे आपको चाहे बड़ी बुक ना पढ़नी पड़े, इसलिए बहुत ही आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट एग्जेक्टिव समरी इज़ ऑल अबाउट, और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसका साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है, कितने पेजेस की होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो देखते हैं कि सबसे पहले कि समरी के अंदर और एग्जेक्टिव समरी के अंदर फ़र्क क्या है। सबसे पहले समरी, जैसे कि बचपन से मैट्रिक क्लास से ओ लेवल से ए लेवल से आप लोग देखते हुए आ रहे हैं कि समरी क्या है कि जिसको कहते हैं प्रेसी राइटिंग के 1/3 ऑफ द पैसेज या 1/3 ऑफ द कि एक शॉर्ट फॉर्म में या कंसाइज फॉर्म में आपने सारे का सारा जो है वो बता दिया, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या समरी। नो एग्जेक्टिव समरी, अच्छा समरी को कौन लोग पढ़ते हैं? हर बंदा पढ़ सकता है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, इट्स जनरल। 1/3 होती है पैसेज का या अपने कंटेक्स्ट का, यानी उससे शॉर्ट होती है और कंसाइज होती है और उसमें पूरा ना पढ़ना पड़े, इसलिए उसको समराइज फॉर्म में आप एक जगह पे कर देते हैं, ये भी सबको पता है। और समरी को पढ़ने वाला एक ऑर्डिनरी बंदा होता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ये भी पता है। लेकिन एग्जेक्टिव समरी में जो पढ़ने वाला होता है वो होता भी एग्जेक्टिव लेवल का है, यानी कि सीईओ, डायरेक्टर या कोई हायर अथॉरिटी का बंदा, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कह सकते हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हैं, प्रेसिडेंट जिसको आप कहते हैं, ठीक है, या कोई डायरेक्टर या यानी एग्जीक्यूटिव लेवल का समरा। तो सबसे पहली बात जो डिफरेंस है वो तुम चाहो तो लिख लो अपनी नोटबुक पे कि जो एग्जीक्यूटिव समरी होती है इसको पढ़ने वाला कौन होता है? हायर अथॉरिटीज, मोस्टली हायर अथॉरिटीज, मोस्टली हायर अथॉरिटीज लाइक सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, डीजी वगैरह, इस टाइप के लोग। तो एग्जेक्टिव समरी उन लोगों के लिए होती है, नंबर एक, जिनके पास वक्त नहीं होता पूरी पूरी फाइलें पढ़ने का, और एग्जेक्टिव लेवल के लोग होते हैं। समझ आ गई बात? एक बात हो गई। दूसरे नंबर पे जो एग्जेक्टिव समरी है, जरी बात है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने 100 पेज की रिपोर्ट बनाई, अब कंपनी का जो सीईओ है या सीएफओ है या कोई भी एग्जेक्टिव लेवल का बंदा है, वो उसके पास टाइम नहीं है बेटा 100 पेज की रिपोर्ट पढ़ने का। हाँ, तो वो क्या करेगा कि वो एग्जेक्टिव समरी पढ़ लेगा कि भाई इस साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या क्या मामला हुए, ये सारे के सारे क्या होंगे, वो एग्जेक्टिव समरी के अंदर आ जाएंगे। तो उसको रादर देन के 100 पेज की रिपोर्ट पूरी पढ़नी पड़े या वो उससे गो थ्रू करे, वो एक एग्जेक्टिव समरी पढ़ लेगा 2 से 3 पेज की, जिसमें उसको पता लग जाएगा कि यार भाई मेरी कंपनी का ये प्रॉफिट हुआ इस साल, ये लॉसेस हुए, ये मैंने लाइबिलिटीज ली, ये मेरे एसेट्स हैं, मेरी कंपनी यहाँ स्टैंड कर रही है, जितनी जितनी फाइनेंशियल हाईलाइट्स हैं। इसके अलावा और भी जो जो ज़रूरी बातें हैं वो सारी एग्जेक्टिव समरी में होती हैं, होनी चाहिए, और वो पढ़ लेगा। समझ आई बात? तो अब यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया इस एग्जेक्टिव समरी को स्टार्ट करने से पहले कि हमने करना क्या, कि एग्जेक्टिव समरी किन लोगों के लिए होती है, किस मकसद के लिए होती है, एग्जेक्टिव समरी में होता क्या है।
एग्जेक्टिव समरी में आपने तमाम वो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स, फाइनेंशियल हाइलाइट्स हों या मार्केटिंग के हवाले से हो, कोई भी आपकी कंपनी, अब वो नेचर टू नेचर ऑफ कोर्स के डिपेंड करता है कि कौन से, जिसे कहते हैं कि आपकी कंपनी किस नौयत की है या आपका बिजनेस किस नौयत का है, वो नेचर टू नेचर डिपेंड करता है। तो बहरहाल एनीवेज जिस नौयत का भी बिजनेस है उस हवाले से उसकी हाइलाइट्स होनी चाहिए, सही है। तो एग्जेक्टिव समरी से क्या मुराद है कि वो समरी जो कि नंबर वन एग्जेक्टिव लोगों के लिए, एग्जेक्टिव लोग कौन से होते हैं, जो सीईओ या प्रेसिडेंट, सीएफओ, वो, ये आम समरी नहीं है, ये एग्जेक्टिव समरी नंबर वन, फर्क है, बता दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या क्या होनी चाहिए, हाइलाइट्स होनी चाहिए, जिसमें फाइनेंशियल हाइलाइट्स हो, क्या मुराद कि कितना प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितनी लायबिलिटीज, एसेट्स कितने हैं, लोन कितना लिया हुआ है, देना कितना है, वगैरह वगैरह। ये और भी हाइलाइट्स हो सकती हैं, मार्केटिंग की डिफरेंट, एचआर की डिफरेंट, कोई भी हाईलाइट हो सकती है, डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है आपका, कंपनी क्या है वो। अब एग्जेक्टिव समरी को आपने करना क्या है, कैप्चर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। क्या मकसद होता है कि जो इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट, मिसाल के तौर पर भाई आपने एग्जेक्टिव समरी बनाई, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं आपकी कंपनी में आना चाह रहा हूँ, आपने मेरा इंटरेस्ट कैप्चर करना है। अब एग्जेक्टिव समरी आप ऐसी बनाओगे कि यार हमें इतना प्रॉफिट होता है इस साल, हमें इतना लाइक 6.7% का रिटर्न आया हमारे पास, ये हुआ है वो हुआ है, इस टाइप की बातें करके इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना। बिजनेस आइडिया, अगेन वही बात कि आपका बिजनेस क्या है उसको ओवरव्यू देना, किस तरह से काम करेगा, बुलेट फॉर्म में पॉइंट्स लिखे होने चाहिए, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि पूरी की पूरी समरी बुलेट फॉर्म में हो, लेकिन हाइलाइट्स हो सकता है बुलेट फॉर्म में हो जाए। 2 से 3 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये लास्ट में यानी कि रिपोर्ट के आखिर में लिखी होनी चाहिए। यूजुअली समरी जो होती है आप देखें रिपोर्ट के शुरू में होती है, लेकिन एग्जेक्टिव समरी रिपोर्ट की लास्ट में होती है। तो यहाँ पे आपको फ़र्क महसूस हो रहा है या पता चल रहा है कि समरी में और एग्जेक्टिव समरी में फ़र्क है, और दोनों अलग चीज़ें हैं, इसको आप मिलाइएगा नहीं जो समरी होती है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। और क्या क्या होना चाहिए एग्जेक्टिव समरी में, देखिए एग्जेक्टिव समरी चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। और आई होप कि ये जो एग्जेक्टिव समरी है इसका बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होगा, या वो जस्ट समरी समझ रहे होंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वो नहीं है, ठीक है। आप देखें कि ये आखिर में लिखी जाती है रिपोर्ट के। अब इसमें होता क्या क्या मजीद देख लेते हैं। देखिए मैंने पैसे पहले बताया कि कंपनी की प्रोफाइल, वो चीज़ आनी चाहिए कि कंपनी है क्या, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, आप क्या बेच रहे हो, किन लोगों को बेच रहे हो, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यानी कि आपके अगर बराबर वाला भी वही चीज़ बेच रहा है तो आपकी प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि लोग उसको लेने पे मजबूर हो जाए। आपकी फॉरेन एंड डोमेस्टिक मार्केट्स क्या क्या हैं, यानी कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर क्या क्या मार्केट है, साइज़ क्या है, ग्रोथ क्या है, मेकअप एंड बैकग्राउंड ऑफ द मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट यानी कि उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, की प्रोजेक्शन जैसे सीएल, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट इनकम वगैरह क्या क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि एग्जेक्टिव समरी में बेटा ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द कंपनी। जैसे आपने कोई भी आपने बिजनेस लिया उसका आपने डिटेल्ड ओवरव्यू आपने लिया है कंपनी का। शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स क्या है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स क्या है, ठीक है। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन में का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यही होता है। आई होप कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बिजनेस डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना होता है, एग्जेक्टिव समरी में क्या रिक्वायरमेंट है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोर प्रिसाइजली ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। अब देखो ये बिजनेस डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आ जाता है। मिशन स्टेटमेंट, हम क्लास में बात कर चुके हैं कि मिशन स्टेटमेंट क्या होती है। द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि भाई मेरा जो बिजनेस है इसका एक्चुअल मकसद क्या है, मिशन क्या है हमारी एग्जिस्टेंस का। मैं बार बार मिसाल देता हूँ, जैसे कि अब्दुल सत्तार ईदी की जो ऑर्गेनाइजेशन है ईदी, क्या पर्पस है उसका, टू सर्व ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत, ठीक है। हमारी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है ठीक है जी, कि हमारा मिशन क्या है, किस मकसद के लिए हम जिंदा हैं। दूसरी तरफ जो विजन स्टेटमेंट है, जैसे नाम से ज़ाहिर है विजन के लॉन्ग रन में हम खुद को कहाँ देखते हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, हिस्ट्री बिहाइंड द आइडिया और करंट बिजनेस। अगेन वही बात कि कोई भी बिजनेस हो उसकी आपने हिस्ट्री देनी होती है कि भाई अगेन वही बात कि उसकी आपने हिस्ट्री देनी होती है, ठीक है, कि भाई कौन सा आइडिया है या क्या करंट बिजनेस है। कंपनीज करंट और प्रपोज लीगल फॉर्म,
ठीक है, कि कंपनीज जो है वो करंट या प्रपोज लीगल फॉर्म करती है। प्रपोज्ड एंट्री स्ट्रेटजी, कि भाई आपने किसी भी बिजनेस में जाने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनानी है। अगेन वही बात, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनिशियल प्रोडक्ट सर्विस, क्या आपके प्रोडक्ट की क्या डिस्क्रिप्शन है, कोई भी आपके प्रोडक्ट है उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है आपकी, ठीक है। अगेन वही बात, प्रोडक्ट सर्विस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस का R&D का कोई काम है वो आप कर सकते हैं। तो ये बिजनेस डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें प्रिसाइजली मेंशन होनी चाहिए। हमें अगर आप देखें तो इन चीज़ों को क्लास के अंदर भी वक्तन फ़वक्तन हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं मार्केट एनालिसिस की। देखिए, मार्केट एनालिसिस का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रिपेयरिंग एन अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस का क्या मतलब है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी को प्रिपेयर करना है और कि यार ये मेरी मार्केट है मिसाल के तौर पे, और इसके अंदर मैंने इन होना है। तो इसमें अगेन वही बात मैंने क्लास में भी आपको बताया था, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, क्लास में बोर्ड पे भी बताया था। तो मार्केट एनालिसिस बेसिकली स्वॉट एनालिसिस है एक तरीके से, कि यार क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं। नॉट कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस, उसमें तो और भी चीज़ें आती हैं इसमें, कि मार्केट में आपने देखना है कि यार अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। मिसाल के तौर पे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मैं जा सकता हूँ या मैं काम कर सकता हूँ। डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू कैप्चर अ लार्ज शेयर टू सपोर्ट द वेंचर। वेंचर यानी बिजनेस, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट यानी बताओ कि तुम मार्केट का शेयर कैसे कैप्चर करोगे। मिसाल के तौर पे अगर आज यूफोन का शेयर ज़्यादा है तो जोंग बताए कि वो कैसे यूफोन को बीट करके मार्केट का शेयर कैप्चर करेगी। शो हाउ टू सपोर्ट क्लेम्स एंड कस्टमर इंटरेस्ट, आपने कस्टमर के इंटरेस्ट को कैसे सपोर्ट करना है, क्लेम को कैसे सपोर्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने शो करनी है। सही हो गया। और मार्केट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडिंग साइज ट्रेंड्स, अगेन वो ये बात के जो भी ट्रेंड्स हैं या डिस्क्रिप्शन है इंडस्ट्री की, वो चीज़ें होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन और कंट्रीज, अगेन वही बात कि हमारा बिजनेस किन किन कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, वो चीज़ होनी चाहिए। टारगेटेड मार्केट सेगमेंट, हम इस चीज़ को क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, इसलिए हम दोबारा इसके ऊपर यहाँ पे अब टाइम नहीं लगाएंगे। टारगेट मार्केट क्या होती है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, वी हैव ऑलरेडी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड डिस्कस्ड अ लॉट ऑन दीज टर्मिनोलॉजीज इन अवर क्लास, ठीक है। अगेन वही बात कि मार्केट एनालिसिस में आपने टारगेट मार्केट को देखना है, और इससे पहले की जो स्लाइड्स अगर आप देखें तो उसमें मार्केट सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक है, जोग्राफिक है, वो सारी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अगेन वही बात, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट रिसर्च, कंपटीशन क्या क्या है, बैरियर्स टू एंट्री, यानी कि जब कोई भी आता है बिजनेस में तो उसको क्या क्या बैरियर फेस करने पड़ते हैं। मार्केटिंग एंट्री स्ट्रेटजी, क्या मार्केटिंग एंट्री स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। टारगेट मार्केट में ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो आप देखें कि आज की क्लास में हमने जो चीज़ें देखी हैं, कोई अगर मैं ओवरव्यू लूँ तो एग्जैक्टिव समरी से हमने स्टार्ट किया है, और इसमें वो वर्ड्स, वो चीज़ें, बिजनेस प्लान वगैरह वगैरह जो आप सुनते आ रहे हैं, क्या होता है उसमें लिखना है कि थोड़ा सा और नैरो डाउन करके या और डेप्थ में आपने देखा है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें, कंपनी के प्रोफाइल क्या है, साइज कितना होना चाहिए, ये आप देखें डिफरेंट, ठीक है। एग्जैक्टली और क्या क्या होना चाहिए। तो ये मार्केट एनालिसिस को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और इसमें आपके क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर अटेंडेंस भी होती है, तो क्वेश्चन भी हम आपके ले लेते हैं, और अगर उसके बाद भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी फिर हम आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।